हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस एनसीईआरटी की क्लास 8th की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी कक्षा 8वीं के भूगोल की जो आपकी बुक है उसका अध्याय 4 आज पढ़ेंगे। यही अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आपको ये अध्याय 5 मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें आपका जो उद्योग चैप्टर है, उद्योग, ये आपका अध्याय 4 मिलेगा नई बुक में। लेकिन दोनों बुकों में सेम है चैप्टर, चाहे वो 5वां हो चाहे वो चौथा हो, चैप्टर पूरा सेम है, बस नंबरिंग में अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उद्योग के बारे में। उद्योग होता क्या है, एक तरफ से हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। आपको बस ध्यानपूर्वक अगले 20 मिनट 25 मिनट की क्लास देखनी है। आपको 100% सारी चीज़ें वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया, पूछा गया आपसे, जैसे आप अभी हो सकता है कॉपी लेके बैठे हों, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ नोट कर रहा हूँ, तो क्या है वो किस तरीके से वो कॉपी आपकी बनी है, किस तरीके से वो आपका एक एक पेज बना है। क्या आप जानते हैं, आपने कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लेते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुँचती है। एक लंबा प्रोसेस है कि कैसे बाँस के पेड़ से बाँस की लुगदी बनाई जाती है, फिर उसके बाद किस तरीके से वो पेपर बना के आप तक कॉपी बना के वो पहुंचाई जाती है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो आप तक पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कड़ी लुगदी में काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेजा जाता है। अंत में तब जाके वो आपके हाथों में आता है। सोचिए कितनी प्रक्रियाओं से घूमता हुआ, वृक्ष से होते हुए आपके हाथों तक पहुँचने के बीच में कितनी प्रक्रियाओं से वो घूमता हुआ कागज बन रहा है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब जैसे एक पेड़ का, ये जो पेड़ है ये उतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन ये कॉपी जब बन गया तो वो मूल्यवान हो गया। जैसा कि आपने लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखा है। ये विनिर्माण के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। पहला, उद्योग। देखिए, उद्योगों के बारे में अब यहाँ से शुरू हो रहा है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। यहाँ उद्योगों के बारे में बताया गया है कि जैसे लोहा और इस्पात की वस्तुएं आप उत्पादित करते हैं, कोयले को खन के निकालते हैं ज़मीन से, तो वो भी एक उद्योग है। आप किसी को घुमाने टहलाने वाला काम कर रहे हैं तो वो भी एक उद्योग है, उसमें भी तो आप अर्जित कर रहे हैं मनी, पैसा। उद्योगों का वर्गीकरण है। अब उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उद्योगों को देखिए निम्न रूपों में बांटा गया है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उद्योग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होते हैं। कच्चा माल कहाँ से मिलता है हमको? कृषि से मिलता है, खेती से मिलता है, अनाज हो गया कोई। खनिज आधारित हो गया, जैसे कोयला आप निकाल रहे हैं ज़मीन से। समुद्र आधारित हो गया आपका, जैसे पेट्रोलियम हो गया। और वन आधारित, वनों के ऊपर आधारित हैं। ये हो गया आपके कच्चा माल के मुख्य, जहाँ से ये निकाले जाते हैं। दूसरा आपका है कृषि आधारित। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग
कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका खनिज आधारित। खनिज आधारित में देखिए, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे कोयला निकला तो वहाँ से निकाल के वो आप किसी भी बिजनेस में यूज करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं, चाय बनाने के लिए भी करते हैं। तो जो खनिज आधारित उद्योग हैं, इनसे निकला हुआ जो माल है वो अन्य उद्योगों के पालन पोषण के लिए कार्य करते हैं। अयस्क में जो यहाँ पे है, अयस्क जो निकालते हैं हम धरती के अंदर से, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। नेक्स्ट है आपका समुद्र आधारित उद्योग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। लास्ट है यहाँ पे वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। ध्यान से देखिए इसको। देखिए, उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। कितनी पूंजी लगाई जा रही है उस उद्योग में, कितने लोग उसमें कार्य कर रहे हैं तथा कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी संख्या में वो वस्तुओं को बना रहा है। इस आधार पे हम आकार डिसाइड करते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है: लघु आकार के उद्योग, बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पे के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित कुटीर वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जो बड़े उत्पादक होते हैं वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हैं, जबकि जो छोटे उत्पादक है वो उस लेवल पे टेक्नोलॉजी का और पैसे का उपयोग नहीं करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय की होती है। रेशम बुनाई और खाद प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, छोटे उद्योग है, मखाना बनाया जा रहा है, सिलाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे उद्योग है, लघु उद्योग हैं। अब तीसरा है यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए, सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी ये है। नेक्स्ट आपका है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योगों को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला आपका संचार है कि उद्योग है तो वहाँ पे आवागमन का रास्ता सही है कि नहीं है, ठीक है। परिवहन,
परिवहन के साधन उस चीज़ को ले जाने ले आने के लिए हैं कि नहीं है, उस उद्योग के लिए भूमि है कि नहीं, कोई भी काम करेंगे उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उस उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल की कोई ना कोई ज़रूरत पड़ेगी, उस उद्योग में काम कौन करेगा, श्रम कौन करेगा, उस उद्योग में पूंजी कौन लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा। अब वो सारा सामान बन गया, उस उद्योग को किस बाज़ार में बेचेंगे, और उसके लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जो किसी भी उद्योग को प्रभावित करती हैं। देखिए, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति यानी स्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंचरना संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जा सके। मान लीजिए कहीं पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र में पानी की सुविधा कर देगी, जिससे उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकीकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे अब औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो क्या है, वह उत्पादन है, जो प्रोडक्ट बन के निकला। क्रियाकलाप देखिए, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा इसको करा दूंगा मैं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। विश्व की औद्योगिक पट्टी, जो ये एरिया है आपका, ये पूरा औद्योगिक पट्टी मानी जाती है। और औद्योगिक प्रदेश, देखिए औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ है, ये भारत का है, दिल्ली से लेके बिहार तक का पूरा ये एरिया। ये अमेरिका और कनाडा वाला एरिया है, थोड़ा सा अमेरिका का है, पूर्वी अमेरिका का। ये आपका यूरोप के क्षेत्र हैं, कुछ अफ्रीका के क्षेत्र हैं, यूरोप के क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैं आपके औद्योगिक प्रदेश और विश्व की औद्योगिक पट्टी। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। देखिए, कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लीजिए। औद्योगिक विपदा क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, उद्योगों में दुर्घटना, जिसको विपदा भी कहते हैं, मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। भोपाल का आपको कांड याद है, जो गैस लीक हो गया था। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदापूर्ण औद्योगिक घटना है।
यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं MIC, गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोगों को जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत शोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। जो बच भी गए थे उनको ये बीमारियां हो गई थी। इसी तरीके से 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित यानी हटा दिया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जैसे गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। अब जैसे इस घटनाओं को कम करने के क्या उपाय हैं? जोखिम कम करने के उपाय, पहला यहाँ पे घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव अप्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। और पांचवा यहाँ पे कारण है उपाय, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है जिसको IT कहते हैं। वे देश जिसमें लोहे इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में स्थित है। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक यहाँ पे पोषक उद्योग है, यानी कि अन्य उद्योगों का पोषक ये है, जिसके उत्पाद अन्य उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है, यानी पिघले हुई स्थिति में होता है। अभी फिगर में दिखाएंगे आपको। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा, देखिए ये फिगर आपको नीचे अभी दिखाए हैं जो आपको बताया गया था 4.6। अब यहाँ पे देखेंगे 8 टन कोयला है, उसके साथ 4 टन अयस्क है, 1 टन चूना पत्थर है, तब जाके 1 टन इस्पात बनता है। इस तरीके से इस्पात उत्पादन है। अब यहाँ पे देखिए जो फिगर आपको बताया गया प्रगलित रूप में, यहाँ पे ऊपर से देखिए ये जा रहा है चैन से ऊपर गिरा जा रहा है क्या, लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक। झोंका भट्टी है, उसके बाद यहाँ से गर्म वायु जा रही है, इधर से गर्म कर रही है उसको, यहाँ से गला हुआ पिघला हुआ लोहा यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। इसमें जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। अगर इस्पात ही नहीं होगा, लोहा ही नहीं होगा, तो कैसे आप कोई उद्योग चलाएंगे। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा
या इस्पात से बने हैं अथवा इन वस्तुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल यहाँ पे परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के ये यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बना होता है। 1800 ईस्वी से के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप रहे। कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट यहाँ पे सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो चुका था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो विदेश से आते थे, जहाँ पोत होता है, जहाँ पे जहाज जाके रुकती है पानी वाली, वहाँ के समतल जमीन पे ये बनाया जाने लगा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार। देखिए यहाँ पे ये फिगर देख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। देखिए जहाज आया बाहर से, विदेश से लेके कच्चा माल, अब यहाँ पे ये पूरा फैक्ट्री बना लिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे पानी भी देखिए है, बिजली भी है, कच्चा माल भी है। देख लीजिए भारत में ये वाला एरिया है यहाँ पे। समझ गए? का लाभ होते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। अब ये बताइए किस प्रदेश में स्थित है, आप लोगों को बताना है। जो 4 राज्यों में फैले हैं वे 4 राज्य देखिए बता ही दिया गया यहाँ पे: पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पे केंद्र है वो है जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। देखिए ये फिगर देखिए, टाटा नगर रेलवे लाइन है ये। इस्पात टाटा का जो इस्पात कार्य है यहाँ पे होता है। ये आपका पूरा जो है जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति दिखा रहा है। देखिए ये साक्ची थी जिसको पूरा कहा जाता है। अब यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है, खरकाई नदी है, ठीक है। तो ये सारी देखिए पानी भी है, रेलवे लाइन भी है, बिजली भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं हैं। सड़कें हैं ये जो पिंक ऑरेंज सी दिख रही हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, इसको देखेंगे, बस 2 और बचे हैं पेज, इसको पढ़ लेते हैं फटाक से। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ से पानी की जहाज आ सकती थी वहाँ तक, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया गया वहीं पे, क्योंकि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत थी। टिस्को को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत थी, यहाँ से लेके
देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी टिस्को वाले फैक्ट्री में। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए पिट्सबर्ग। ये कहाँ पे स्थित है देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है और पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। पानी का आप जानते हैं मार्ग बहुत सस्ता होता है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है इसको। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये जैसे रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो देखिए ये हो गया पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आगे आपके अभ्यास के प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा कल की वीडियो में, कल या परसों तक आपकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब रूटीन स्टार्ट किया कि जब जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसके एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करा के प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो, आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग क्लास 6 से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी विषयों की क्लासेस NCERT के फ्री में देखना चाहते हैं और इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और मैथ की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। कल मैंने क्लास 6 के पहला जो अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कराया, उसको देख के आप समझ सकते हैं। और मैं कल आपको एक्सरसाइज 1.2 भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से सारी क्लासेस की मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।